कल की क्लास में हमने जो है मध्य प्रांत में जो चुनाव हुआ था वो वाला पार्ट कवर कर लिया था। लेकिन हमने वहां पर वो चीज नहीं देखा था कि कौन व्यक्ति कहां से चुनकर आया, निर्वाचित होकर आया है। केवल हमने जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसके बाद देखा था ई राघवेंद्र राव पहले जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं, और ई राघवेंद्र राव के बाद जो है नारायण भास्कर खरे जो है वो मंत्रिमंडल का कार्यभार संभालते हैं, और वो जो है मध्य प्रांत के जो है दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं 1935 के चुनाव के बाद, जो पहला चुनाव होता है उसमें। तो ये पार्ट हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि उस चुनाव में कौन व्यक्ति कहां से जीत के आया था। उसके बाद वो चीज कवर करते हुए जो नारायण भास्कर खरे का कार्यकाल रहा उसमें क्या क्या घटनाएं हुई विधान परिषद में या छत्तीसगढ़ में, वो पार्ट कवर करते हुए हम जाएंगे जो है 1940 जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो पहला पार्ट, मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले का पार्ट है वहां तक आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो देखिए आज जो है घर में जो है मुख्य रूप से लाइट नहीं है, जिस कारण जो है मेरे को वीडियो सनलाइट में जो है शूट करना पड़ रहा है। इसलिए हो सकता है कि वीडियो के जो किनारे में जो पार्ट आ रहा हो वो चमक रहा है, लेकिन जो है वहां पर जो है मैं आपको वो चीज बताऊंगा तो आप उसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर मैं समय पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो आपको वीडियो भी जो है समय में नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है मेरे को ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसलिए जो साइड का पार्ट आपको थोड़ा बहुत चमक रहा है इधर का, वो पार्ट को इग्नोर करते हुए जो चीज मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ उस चीज पर ध्यान दीजिएगा, तो ये वीडियो जो है आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम। और सबसे पहले यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखने से पहले एक घटना हमारी छूटी हुई थी 1937 के चुनाव के समय, वो पार्ट हम पहले कवर कर लेते हैं। क्या होता है, रायपुर में जो है राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन होता है 6 से 13 अप्रैल 1937 को। क्योंकि आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल के आसपास होता है, तो उस जलियांवाला हत्याकांड की स्मृति में उसको याद करने के लिए जो है रायपुर में जो है राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन होता है 6 से 13 अप्रैल 1937 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में। तो 6 अप्रैल 1937 को खादी भंडार में झंडारोहण किया जाता है। मुख्य रूप से जो रायपुर में इसका ये जो है ये जितने प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं रायपुर के आसपास के क्षेत्र में है। तो रायपुर में जो है 6 अप्रैल 1937 को जो खादी भंडार रहता है वहां पर झंडारोहण का कार्यक्रम होता है, और शाम को 4 बजे जो है राष्ट्रीय विद्यालय के से जो है जुलूस निकाला जाता है जो कि गांधी चौक तक जाता है, और गांधी चौक में जो जुलूस जो है वो सभा में परिवर्तित हो जाता है, यानी गांधी चौक में सभा का आयोजन होता है। तो इस सभा में जो है जो जुलूस निकलता है उस जुलूस में जवाहरलाल नेहरू की फोटो लेकर सत्याग्रही निकलते हैं, और यहाँ पर जो है जब ये जुलूस गांधी चौक में पहुंचता है तो गांधी चौक में एक सभा का आयोजन होता है जिसमें जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ खां और राजाराम गुप्ता ये जो है जनता को संबोधित करते हैं। तो 3 लोग संबोधित कर रहे हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और राजाराम गुप्ता, ये लोगों को संबोधित करते हैं गांधी चौक में। तो आपको याद रखना है कि ये जुलूस जो निकल रहा है उसमें राष्ट्रीय विद्यालय जो है उसके छात्र भी शामिल है, क्योंकि ये जुलूस राष्ट्रीय विद्यालय से ही निकल रहा है और गांधी चौक तक जा रहा है, और गांधी चौक में ये सभा में परिवर्तित हो रहा है। सभा को संबोधित ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और राजाराम जो यहाँ पर गुप्ता है उनके द्वारा सभा को संबोधित किया जाता है। क्लियर है? तो ये जो है मुख्य रूप से रायपुर में राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन होता है 6 से 13 अप्रैल 1937 जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में या उसकी याद में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 1937 का चुनाव होता है 1937 का, उस चुनाव में कौन कौन व्यक्ति कहां से जीत कर जाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन कहां से जीता था। तो जो बिलासपुर से जीतते हैं ई राघवेंद्र राव, जैसे कि हमने कल पढ़ा था मध्य प्रांत की टोटल सीटें रहती है 112, और 112 में जो है 70 सीटें जो रहती वो कांग्रेस जीतती है। तो यहाँ पर जो है बिलासपुर से कौन जीतता है, ई राघवेंद्र राव जीतते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल बताया था कि ई राघवेंद्र राव जो रहते हैं यूरोपियन एवं आंग्ल भारतीय पार्टी से जीत के जाते हैं। तो ई राघवेंद्र राव कांग्रेस से जीत कर नहीं गए हैं ना, ई राघवेंद्र राव यूरोपियन एवं आंग्ल भारतीय जो पार्टी रहती वहां से जीत के जाते हैं। और ये किसको हराते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी कुंज बिहारी अग्निहोत्री को हराकर पहुंचते हैं ई राघवेंद्र राव। मुंगेली से जीतते हैं राम गोपाल तिवारी, कटघोरा से जीतते हैं अमर सिंह सहगल, जांजगीर से जीतते हैं बैरिस्टर छेदीलाल, रायपुर से जीतते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सरायपाली से जीतते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, धरसीवा से जीतते हैं खूबचंद बघेल, और दुर्ग और कुछ महासमुंद का क्षेत्र मिलाकर एक विधानसभा सीट रहती है वहां से जीतते हैं तामस्कर वकील यानी विश्वनाथ यादव तामस्कर।
ठीक है, तो ये दुर्ग महासमुंद क्षेत्र से तामस्कर वकील जीतते हैं। तो बाकी ई राघवेंद्र राव को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट जीतते हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के ही रहते हैं। क्लियर है? बस ई राघवेंद्र राव जो रहते हैं यूरोपियन एवं आंग्ल भारतीय पार्टी से रहते हैं, जो कि कुंज बिहारी अग्निहोत्री को हरा कर जाते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर एक डाउट आना चाहिए कि हमने कल पढ़ा था कि जो मध्य प्रांत की विधानसभा रहती है उसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पे घनश्याम सिंह गुप्त तो कहीं से नहीं जीत के गए, तो वो कैसे निर्वाचित हो जा रहे हैं? तो देखिए उस समय जो चुनाव होता था उस चुनाव में जो है इस तरीके का, जैसे वर्तमान में हो रहे वैसे चुनाव नहीं होते थे। जैसे वर्तमान में क्या होता है कि विधानसभा में जो 90 सदस्य जा रहे, मान लेते हैं छत्तीसगढ़ में निर्वाचित होकर, वो अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, जिस पार्टी को विधानसभा में बहुमत मिलेगा वो किसी भी व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष चुन सकती है, चाहे वो व्यक्ति विधानसभा में सदस्य बनकर आया हो या ना आया हो। तो जो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे बहुमत रहता है तो कांग्रेस पार्टी जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाती है घनश्याम सिंह गुप्त को। घनश्याम सिंह गुप्त मध्य प्रांत की इस विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट नहीं होते क्योंकि वो केंद्रीय विधानसभा में चुनाव जीते हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो है घनश्याम सिंह गुप्त को जो निर्वाचित मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी अपना विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करती घनश्याम सिंह गुप्त को। क्लियर है? अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना है जो कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन हमको नॉर्मल बुक में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। क्या होता है? सितंबर अक्टूबर 1937 जब मध्य प्रांत की विधानसभा का सम्मेलन चलता रहता है तो वहां पर जो मुख्य रूप से बैरिस्टर छेदीलाल जो रहते हैं वो अपना भाषण जो है वो हिंदी में देते हैं, क्योंकि भाषण देने से पहले जो है उनको परमिशन लेनी पड़ेगी विधानसभा के अध्यक्ष से। और उस समय विधानसभा की जो भाषा थी जिसमें वो वहां पे भाषण दिया जाता था वो इंग्लिश डिसाइड थी, यानी जो भी भाषण देना है, जो भी विधानसभा की कार्यवाही होगी वो इंग्लिश में होगी। तो बैरिस्टर छेदीलाल जो रहते हैं वो पहले ऐसे व्यक्ति रहते हैं, ना केवल मध्य प्रांत में, भारत के जितने भी प्रांतों की विधानसभा थी सब में ये पहले ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो विधानसभा में हिंदी में भाषण देते हैं। और क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष इस समय घनश्याम सिंह गुप्त रहते हैं तो घनश्याम सिंह गुप्त जो रहते हैं वो परमिशन देते हैं इनको हिंदी में बोलने की। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, घनश्याम सिंह गुप्त और बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल हिंदी में भाषण देते हैं, लेकिन परमिशन उनको देने की, भाषण देने की परमिशन कौन देता है? घनश्याम सिंह गुप्त। क्लियर है? तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस घटना का उल्लेख जो है वो गांधी जी ने अपनी पत्रिका जो है हरिजन में किया था। 2 अक्टूबर 1937 के अंक में हरिजन पत्रिका में गांधी जी एक लेख छापते हैं जिसका शीर्षक रहता है अरिमार्केबल रूलिंग। अरिमार्केबल रूलिंग नाम का एक उनका लेख रहता है जिसका शीर्षक ये रहता है अरिमार्केबल रूलिंग, जिसमें वो इस घटना का उल्लेख करते हैं कि कैसे हमने अपनी राष्ट्रभाषा में अपना यहाँ पर भाषण दिया। तो बैरिस्टर छेदीलाल पहले व्यक्ति रहते हैं जो हिंदी में देते हैं और उस समय घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं। क्लियर है? तो ये जो है पूरा ये सीक्वेंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कांग्रेस पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है, तो जैसे हमने कल एक पत्रिका देखी थी उत्थान पत्रिका का प्रकाशन, वैसे ही कांग्रेस पत्रिका का प्रकाशन चालू होता है 1937 में। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्थान पत्रिका 1935 में चालू हुआ था, जबकि कांग्रेस नामक पत्रिका जो 1937 में चालू हुआ था। इस पत्रिका को निकालने का काम करती थी रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी जो है वो जो है कांग्रेस नामक पत्रिका निकालती थी। जैसे हमने कल पढ़ा था रायपुर जिला काउंसिल जो थी वो कौन सी निकालती थी? उत्थान। लेकिन रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी जो है वो निकालती थी कांग्रेस नामक पत्रिका। 1937 में चालू हुई थी, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी ये इसका प्रकाशन जो है सप्ताह में एक बार होता था। ठीक है, इसके संपादक जो थे वो थे नंद कुमार दानी। नंद कुमार दानी जो थे वो इसके संपादक थे और इस पत्रिका को निकालने में जो नंद कुमार दानी का सहयोग कर रहे थे वो थे गौरी शंकर आगम और स्वराज प्रसाद त्रिवेदी। ठीक है, गौरी शंकर आगम और स्वराज प्रसाद त्रिवेदी जो है इस पत्रिका को निकालने में नंद कुमार दानी की मदद कर रहे थे। तो इस पत्रिका का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था
जनता में कांग्रेस का प्रचार करना। जनता में कांग्रेस का प्रचार करना इसका पहला उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य था कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव उत्पन्न करना, क्योंकि 1937 के चुनाव थे, तो चुनाव के समय ये पत्रिका निकली थी ताकि कांग्रेस का जो है जनता में कांग्रेस का प्रचार हो सके और कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो ये था कांग्रेस पत्रिका का प्रकाशन 1937 में, और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है नंद कुमार दानी जो थे इसके संपादक थे। ठीक है, यहाँ पर एक इस पत्रिका, ये पत्रिका 1940-42 तक चलती है। इस पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण अंक जो आपके लिए पेपर में पूछा जाता है, पूछा गया है, वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में हम देखें कि इस पत्रिका के एक अंक में छपता था, 1940 के अंक में छपा था कि यहाँ पर जो है जनवरी 1940, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जनवरी 1940 में जो रायपुर का कांग्रेस भवन था उसका उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये पत्रिका से ही हमको ये जानकारी मिलती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 1940 में 40 में जो जनवरी में 1940 में कांग्रेस भवन का उद्घाटन हुआ था, उसका उद्घाटन करने आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन उद्घाटन किया था और कब किया था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जनवरी 1940 में। तो यहाँ पर इस पत्रिका ने एक लेख में छापा भी था कि ये पहली ऐसी इमारत है जिसको बनाने में गरीब लोगों का अन्न लगा है, यानी गरीब लोगों की पसीना भी उसमें लगा है, क्योंकि वो कांग्रेस भवन जिंदा लेकर ही बनाया गया था, तो सभी लोगों का सहयोग उसको प्राप्त हुआ था उस समय। तो ये जो है रायपुर के कांग्रेस भवन का जो उद्घाटन हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, उसका प्रकाशन इस पत्रिका में किया गया था। फोटो छापी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की उद्घाटन करते हुए। ठीक है, तो इस पत्रिका से ये जानकारी मिलती, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन उद्घाटन किया था और कब हुआ था, जनवरी 1940 से आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है अगस्त 1937 में जो है रायपुर नगर पालिका का चुनाव होता है। रायपुर नगर पालिका के चुनाव में जो भी पार्षद चुनकर आते हैं, उस नगर पालिका के जो पार्षद रहते हैं वो नगर पालिका का अध्यक्ष चुनते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। तो अगस्त 1937 में रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ठाकुर प्यारेलाल सिंह पार्षद का चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन जितने भी पार्षद चुनकर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, वो अपने बहुमत से एक व्यक्ति को रायपुर नगर पालिका का अध्यक्ष बनाता है और वो व्यक्ति रहते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। जैसे मैंने घनश्याम सिंह गुप्ता वाला बताया था, वैसे यहाँ पर भी रहकर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो रहते हैं रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं अगस्त 1937 में। यहाँ पर ये पाठ पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नगर पालिका अध्यक्ष रहते ही आगे चलकर 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो पाठ हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है। रायपुर नगर पालिका अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह अगस्त 1937 में निर्वाचित हो जाते हैं। क्लियर है, फिर ये जो है लगातार 3-4 बार जो है रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष रहते ही हैं। अगला जो है शपथ ग्रहण समारोह। ये पार्ट एक्चुअल में कल का पार्ट है, लेकिन जो है हम इसको आज कवर कर रहे हैं कि जब हम कल पढ़े थे कि जब नारायण भास्कर खरे जो है मंत्रिमंडल की शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं यानी मुख्यमंत्री, और रविशंकर शुक्ल और अन्य मंत्री जो पद की शपथ लेते हैं, उसी दिन जो है शपथ ग्रहण समारोह के दिन जो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हर्षोल्लास का माहौल रहता है और कुछ कार्यक्रम तय होते हैं, और उस कार्यक्रम को देख लेते हैं कौन कौन करता है। तो 14 जुलाई 1937 को जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होता है, रायपुर के गांधी चौक में एक आम सभा का आयोजन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, तो रायपुर के गांधी चौक में आम सभा होती है शपथ ग्रहण के दिन, और यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो रहते हैं वो सभा को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो जो मंत्रिमंडल की शपथ होती है वहां पर, तो यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह स्वयं जो है रायपुर से, यहाँ पर हमने देखा कि रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह विधायक चुने हुए रहते हैं, तो यहाँ पर वो जो रहते हैं यहाँ पर रायपुर में आम सभा का संबोधन करते हैं, और इसी दिन जो है झंडारोहण किया जाता है गांधी चौक में वामनराव लाखे के द्वारा। तो वामनराव लाखे जो है झंडारोहण करते हैं 14 जुलाई 1937 को गांधी चौक में, और राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र इस अवसर पर गीत गाते हैं। तो राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र जो रहते हैं इस अवसर पर गीत गाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और अन्य जो है ऐसे ही समारोह और भी जगह में होता है, दुर्ग, जांजगीर, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा।
दुर्ग, जांजगीर, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा में भी इस तरीके के समारोह होते हैं, लेकिन जो प्रचलित है वो है रायपुर के गांधी चौक में आम सभा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो रहते हैं वहां पे सभा को संबोधित करते हैं। झंडारोहण का कार्यक्रम वामन राव लाखे करते हैं और राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र गीत गाते हैं इस अवसर पर। अगला हम देखते हैं कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष जो रहते हैं सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित होते हैं कांग्रेस की अध्यक्ष इस अधिवेशन के। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो सुभाष चंद्र बोस भाषण देते हैं यहाँ पर, तो इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित होता है कि रियासतों की जनता को संगठित करने का फैसला, यानी अभी तक जो राष्ट्रीय आंदोलन में रियासत की जनता भाग नहीं ले रही है, उनको भी रियासत की जनता के ऊपर भी, क्योंकि आप बोल लीजिए एक राजा है रियासत का प्रमुख और उसके नीचे जनता है, तो जो राजा है वो हो सकता है कि वो जो है डिक्टेटर टाइप का हो, यानी तानाशाही का हो, लोगों को जो है उनके अधिकार ना दे रहा हो। तो यहाँ पर तय किया गया कि रियासतों की जनता को जागरूक किया जाएगा कि वो जो है वो जो है खालसा क्षेत्र में जो मुख्य रूप से आंदोलन चल रहे हैं उसमें जो है शामिल हो। तो यहाँ पर रियासतों की जनता को संगठित करने का फैसला लिया जाता है। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ से जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राम नारायण मिश्र हरसुल, बैरिस्टर छेदीलाल और रामदयाल तिवारी। ठीक है, तो कौन कौन जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राम नारायण मिश्र हरसुल, था बैरिस्टर छेदीलाल और रामदयाल तिवारी। रामदयाल तिवारी वही है जो गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास से प्रभावित होकर एक रचना लिखते हैं गांधी मीमांसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राम नारायण मिश्र हरसुल, बैरिस्टर छेदीलाल और रामदयाल तिवारी। और यहाँ पर छुई खदान रियासत से भी एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम रहता है गोवर्धन राम वर्मा। और गोवर्धन राम वर्मा इस अधिवेशन में बताता है किस तरीके से रियासत में जनता के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, तो ये भाषण भी देते हैं वहां पर गोवर्धन राम वर्मा। हरिपुरा अधिवेशन, तो ये हरिपुरा अधिवेशन जहां रियासतों की जनता को संगठित करने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव पारित होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो नारायण भास्कर खरे मंत्रिमंडल बना था उसमें क्या दिक्कतें आती है और नारायण भास्कर खरे मंत्रिमंडल क्यों इस्तीफा देता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि कल मैंने बताया था कि पंडित रविशंकर शुक्ल भी मुख्यमंत्री पहले बन सकते थे, लेकिन जो द्वारका प्रसाद मिश्र थे और सेठ गोविंद दास थे जो महाकौशल क्रांति कांग्रेस समिति के ही थे, हिंदी भाषी क्षेत्र के ही थे, लेकिन वो सब अपने आप में पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। वो स्वयं अपना स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वहां पे पंडित रविशंकर शुक्ल का पक्ष स्ट्रांग होता उनके मुकाबले, इसलिए वो पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री ना बनाकर सपोर्ट दे देते हैं विदर्भ क्षेत्र के नारायण भास्कर खरे को। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब खरे मंत्रिमंडल बन जाता है जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री बनते हैं, कौन कौन मंत्री बनते हैं हमने कल देख लिया था, फिर वो विद्या मंदिर योजना चालू करते हैं। तो यहाँ पर जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे ही शिक्षा मंत्री बनते हैं, यानी खरे मंत्रिमंडल बन जाता है, तो जो नारायण भास्कर खरे क्योंकि विदर्भ क्षेत्र के रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सभी योजनाओं में प्राथमिकता वो विदर्भ क्षेत्र को देने लगते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र को दुत्कार देते हैं, यानी कोई भी ध्यान नहीं देते हिंदी भाषी क्षेत्र में, वो पूरा ध्यान देते हैं अपने विदर्भ क्षेत्र में, मराठी भाषी जो वहां के लोग थे उन पर ही ध्यान देते हैं और सभी योजनाओं में वो उन्हीं को सपोर्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो द्वारका प्रसाद मिश्र रहते हैं, सेठ गोविंद दास रहते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल रहते हैं, जो हिंदी भाषी के क्षेत्र के रहते हैं, उनको ये महसूस होने लग जाता है, जो मुख्य रूप से द्वारका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास, डीके मेहता, ये सबको ये लगने लग जाता है कि ये जो है मुख्य रूप से ये पक्षपात कर रहे हैं और ये उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो क्यों हिंदी भाषी क्षेत्र के व्यक्ति को सपोर्ट नहीं किए। तो यहाँ पर जो है सभी को ये डॉक्टर खरे का पक्षपात नजर आने लगता है कि वो विदर्भ क्षेत्र को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल रहता है और नारायण भास्कर खरे उनके बीच तू मैं हो जाती है कि वो कि आप हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या इस तरीके से। तो और वो यहाँ पर आपस में मिलकर बैठकर सुलझाने की बजाय मुद्दे को वो क्या करते हैं, जो हिंदी भाषी के नेता रहते हैं वो नारायण भास्कर खरे को बोल देते हैं कि हम जो है कंप्लेन करने जा रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास, यानी ये तो मध्य प्रांत में ही प्रॉब्लम हो रही है, अब इसके हम कंप्लेन करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास। तो यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास नेता जाते, उससे वहां पर उस बातों पर चर्चा होती, लेकिन उसके पहले ही क्या कर दिया, नारायण भास्कर खरे ने चाल चली और क्या कर दिया कि नारायण भास्कर खरे के जो विदर्भ क्षेत्र के 2 और मंत्री थे उनके साथ नारायण भास्कर खरे ने त्याग पत्र दे दिया।
तो अब जैसे संविधान में पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री अगर त्याग पत्र देता है तो उसका मंत्रिमंडल अपने आप निरस्त हो जाता है, यानी उनका भी इस्तीफा मान लिया जाता है, तो मंत्रिमंडल पूरा खत्म हो जाता है। तो यहां पर नारायण भास्कर खरे क्या करते हैं, वो राम माधव देशमुख, आर.एम. देशमुख और पुरुषोत्तम बलवंत गोले, पी.बी. गोले, जिनका जो दो मंत्री रहते हैं और ये प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री बनते हैं, ये 21 जुलाई 1938 को गवर्नर को मुख्य रूप से त्याग पत्र दे देते हैं और गवर्नर जो है इनके मंत्रिमंडल को भंग कर देता है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया तो गवर्नर तो वैसे ही चाहता था कि वो इन लोग कांग्रेस को सपोर्ट ना करे, तो गवर्नर क्या करता है, ये मतभेद को बढ़ाने के लिए क्या करता है, इनके इस्तीफे को स्वीकार कर देता है और आदेश दे देता है, इनका मंत्रिमंडल भंग हो गया। लेकिन जो बाकी मंत्री हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, रविशंकर शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्र, ये सब जो रहते हैं वो अपना त्याग पत्र यहाँ पर नहीं देते, क्योंकि वो ये कांग्रेस की एक नियम था कि अगर मध्य प्रांत में, चाहे कोई भी प्रांत में हो, अगर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना है तो उससे पहले उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सुझाव मांगना पड़ेगा। अगर वो परमिशन देंगे आप तभी त्याग पत्र दे सकते हैं। तो बाकी लोग इस्तीफा नहीं देते, वो ये बोलते हैं कि हम जो अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से पहले प्रस्ताव पास करके लाएंगे तब हम इस्तीफा देंगे। लेकिन क्योंकि नारायण भास्कर खरे बिना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूछे बगैर जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, इसलिए गवर्नर को ये मौका मिलता है और गवर्नर जो है मंत्रिमंडल को भंग कर देता है। तो अब जो है गवर्नर को क्या करना चाहिए था, क्योंकि नारायण भास्कर खरे ने इस्तीफा दिया है तो जो कांग्रेसी बहुमत में है तो कांग्रेस के जो अन्य नेता है उनको मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाना चाहिए था। लेकिन गवर्नर यहां पर चाल चलते हैं और नारायण भास्कर खरे को ही दोबारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। तो यहां पर 22 जुलाई 1938 को डॉक्टर खरे जो है, नारायण भास्कर खरे, दोबारा यहां पर जो है गवर्नर के आदेशानुसार वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं और नारायण भास्कर खरे अपना एक नया मंत्रिमंडल बना देते हैं। तो नारायण भास्कर खरे जो है स्वयं प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं राम माधव देशमुख को, पुरुषोत्तम बलवंत गोले को, जो दो मंत्री इनके साथ यहां पर इस्तीफा दिए थे, रामेश्वर अग्निभोज को और ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और उनको शिक्षा मंत्री का पद मिलता है। जैसे रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री रहते हैं वैसे ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह को भी शिक्षा मंत्री का पद मिलता है। तो यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह का एक हम आगे चलकर लेटर पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने बताया था कि नारायण वो इस बात से अनजान थे कि जो केंद्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है उसका सपोर्ट नारायण भास्कर खरे को नहीं है, क्योंकि जब ठाकुर प्यारेलाल सिंह को मंत्री बनाने से पहले नारायण भास्कर खरे उनको एक लेटर दिखाते हैं और उस लेटर में सरदार पटेल का आदेश रहता है कि आप इस मुद्दे पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं। लेकिन वो लेटर इस उद्देश्य के लिए, इस मंत्रिमंडल के लिए नहीं रहता, वो पहले का कोई लेटर उनको दिखाकर भ्रमित करके इस सरकार में शामिल करवा लेते हैं। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो रहते हैं वो भी इस मंत्रिमंडल में गलती से शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको भ्रमित किया जाता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्णय था। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह यहाँ पे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसी दिन नारायण भास्कर खरे जो रहते हैं, गवर्नर के यहाँ भोज का आयोजन किया जाता है और नारायण भास्कर खरे उस भोज में शामिल हो जाते हैं, जिसकी निंदा महात्मा गांधी करते हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी उसकी निंदा करती है कि नारायण भास्कर खरे किस तरीके से ये सब काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है गवर्नर के भोज में नारायण भास्कर खरे शामिल होते हैं। अब यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है वर्धा महाराष्ट्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है 23 जुलाई 1938 को। तो 23 जुलाई 1938 को यानी अगले दिन ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है और इस बैठक में मुख्य रूप से जो बुलाया जाता है किसको, पंडित रविशंकर शुक्ल, डी.के. मेहता और द्वारका प्रसाद मिश्र, क्योंकि ये जो है नारायण भास्कर खरे के मंत्रिमंडल में पहले शामिल थे और विवाद भी इन्हीं से हो रहा था, क्योंकि ये लोग ही बोल रहे थे कि वो नारायण भास्कर खरे केवल विदर्भ क्षेत्र के लोगों को उत्थान कर रहे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र को दुत्कार रहे हैं। तो इनको भी इस समिति में, इस बैठक में बुलाया जाता है और ये बैठक में मुख्य रूप से निर्णय लिया जाता है कि नारायण भास्कर खरे जो है वो गलत कर रहे हैं, पूरी गलती नारायण भास्कर खरे की है, ये इस बैठक में डिसाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यही सूचना लग जाती है नारायण भास्कर खरे को कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है उनको कहीं ना कहीं निकालने वाली है। ठीक है, तो यहां पर जो है नारायण भास्कर खरे स्वयं में क्या करते हैं, उसी दिन 23 जुलाई 1938 यानी एक दिन बाद ही
23 जुलाई 1938 को नारायण भास्कर खरे इस्तीफा दे देते हैं अपने मंत्रिमंडल से। यानी जो मंत्रिमंडल बना था ये 4 मंत्री वाला, उससे नारायण भास्कर खरे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं और इस तरीके से ये मंत्रिमंडल केवल 1 दिन का रहता है और 23 जुलाई 1938 को ये मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि मध्य प्रांत एवं बरार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक होती है वर्धा में। मध्य प्रांत एवं बरार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक होती है वर्धा में, ठीक है, क्योंकि नारायण भास्कर खरे इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है। तो यहां पर मुख्य रूप से ये बैठक इसलिए बुलाई जाती है कि अगला, क्योंकि कांग्रेस के पास ही बहुमत है, तो अगला मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसके बैठक में चर्चा करने के लिए कि कौन प्रधानमंत्री या अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा मध्य प्रांत का, वो चर्चा करने के लिए मध्य प्रांत एवं बरार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक होती है वर्धा में। यानी जो 3 भाग में कांग्रेस बटी हुई थी, विदर्भ और नागपुर और महाकौशल, ये तीनों का संगठित रूप से एक सम्मेलन बुलाया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि अगला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मध्य प्रांत का कौन बनेगा, क्योंकि इसमें भी कुछ विवाद हो सकता था। इसी के लिए जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी रहती है वो सुभाष चंद्र बोस को भेजती कि आप जाकर इस प्रांतीय कांग्रेस की मीटिंग की अध्यक्षता करें। तो सुभाष चंद्र बोस जो रहते हैं वो मध्य प्रांत एवं बरार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक जो वर्धा में होती है 27 जुलाई 1938 उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहां पर 2 लोगों का नाम उभर कर सामने आता है कि 2 लोग वो रहते हैं, एक रहते हैं जो पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और दूसरा रहते हैं वो राम माधव देशमुख को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। तो कोई भी बातचीत में कुछ भी डिसीजन नहीं होता, तो ये निर्णय लिया जाता है कि वोटिंग कराई जाएगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उस सम्मेलन में वो अगला मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो यहां पर वोटिंग होती है, पंडित रविशंकर शुक्ल को 147 वोट मिलते हैं, 147 वोट, और राम माधव देशमुख को केवल 12 वोट मिलते हैं। इसलिए यहां पर डिसाइड हो जाता है कि मध्य प्रांत के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहां पर पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम डिसाइड हो जाता है और उनको यहां पर बोला जाता है आपके पास 2 दिन का समय है, आप इस 2 दिन में ये डिसाइड कीजिए कि आपका मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। तो यहां पर जो है डिसाइड किया जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल डिसाइड करते हैं सबसे चर्चा करके और 2 दिन बाद वो अपना मंत्रिमंडल तय कर लेते हैं। तो वो मंत्रिमंडल इस तरीके से रहता है। मध्य प्रांत के जो मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी जो मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, वो बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल और वो अपने मुख्यमंत्री के साथ साथ अपने पास गृह विभाग का भी जिम्मेदारी रखते हैं। स्वायत्त शासन विभाग जो है वो दिया जाता है द्वारका प्रसाद मिश्र को। द्वारका प्रसाद मिश्र जबलपुर से जीत कर गए रहते हैं, जबलपुर सीट से निर्वाचित होते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, उनको मिलता है स्वायत्त शासन विभाग। जैसे हमने यहां पर देख लिया था कौन कहां से जीता हुआ है, तो हमने देखा था सरायपाली से पंडित रविशंकर शुक्ल जीते हैं, वैसे ही जबलपुर से जीत कर आए थे द्वारका प्रसाद मिश्र, तो उनको यहां पर दिया गया स्वायत्त शासन विभाग। विधि एवं वित्त विभाग मिला डीके मेहता को। डीके मेहता सिवनी क्षेत्र से जीत कर आए थे, सिवनी सीट से। लोक निर्माण विभाग मिला सीके भारुका को। सीके भारुका नागपुर सीट से भी जीते हुए थे। और राजस्व तथा शिक्षा विभाग मिला एसबी गोखले को। एसबी गोखले जो थे बरार क्षेत्र से जीत गए थे। यहां पर याद रखिए ये फिर से चुनाव नहीं हो रहा है, 1937 के चुनाव का ही मैं बता रहा हूं कि ये सीट से ये व्यक्ति जीता हुआ था, ठीक है, क्योंकि हम केवल यहाँ पे छत्तीसगढ़ से कौन कौन जीता था वो सीट के नाम देख लिए थे, लेकिन और भी 2 सीट थी, नागपुर क्षेत्र था, बरार क्षेत्र था, जबलपुर मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था, तो वहां से कौन कौन जीता था वो जो मंत्री बने मैं उनका क्षेत्र बता रहा हूं कि 1937 में यहाँ से जीत कर आए थे, ठीक है। तो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारका प्रसाद मिश्र जबलपुर से, विधि एवं वित्त विभाग के डीके मेहता सिवनी क्षेत्र से, लोक निर्माण विभाग के सीके भारुका नागपुर क्षेत्र से, और राजस्व तथा शिक्षा विभाग जो था एसबी गोखले को मिला था वो बरार क्षेत्र से जीते थे। और इस तरीके से जो पंडित रविशंकर शुक्ल के पास गृह विभाग भी था, और ये पंडित रविशंकर शुक्ल और उनका जो मंत्रिमंडल है ये शपथ लेता है 29 जुलाई 1938 को, क्योंकि 2 दिन का समय था 27 से 29। तो इस तरीके से पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं और उनका मंत्रिमंडल शपथ लेता है 29 जुलाई 1938 को। तो यहां तक का पार्ट कवर हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि इस मंत्रिमंडल के कार्यकाल के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, अब वो वाला पार्ट देखेंगे। जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल के काल में क्या क्या घटनाएं होती है। उससे पहले एक घटना के बारे में मैं और बता देता हूं, फिर उसके बाद जो है कांग्रेसी मंत्रिमंडल के कार्यकाल में क्या क्या घटना हुई है वो देखते हैं। 1936 में जो है दुर्ग के अर्जुंदा ग्राम में जो है एक घटना घटती है कि जो मुख्य रूप से दुर्ग के अर्जुंदा ग्राम में महार जाति के लगभग 200 लोग रहते हैं। तो वहां पर जो है एक अमेरिका से एक मिशनरी आती है जिसका काम ये रहता है कि वो जो है इनसे धर्म परिवर्तन करवाएगी, और इनसे धर्म परिवर्तन कराने के लिए वो क्या करते हैं, इनको प्रलोभन देते हैं आर्थिक, कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, इस तरीके से प्रलोभन देते हैं। तो ये सूचना जब घनश्याम सिंह गुप्ता को लगती है तो घनश्याम सिंह गुप्ता क्या करते हैं, दुर्ग के अर्जुंदा ग्राम के आसपास एक औद्योगिक केंद्र स्थापित करते हैं, और वो औद्योगिक केंद्र मुख्य रूप से खादी वस्तुओं के लिए रहता है। और वो जो है इसके लिए घनश्याम सिंह गुप्ता वर्धा से रुई का इंतजाम करते हैं, कॉटन का, और यहाँ पर जो है खादी भंडार खोल देते हैं जिसको औद्योगिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक केंद्र जो रहता है दुर्ग का, जिसके प्रमुख रहते हैं घनश्याम सिंह गुप्ता, रत्नाकर झा और मोहनलाल बाकलीवाल। ये जो है औद्योगिक केंद्र में जो धर्म परिवर्तन की जो कोशिश होती है ये अमेरिका मिशनरी के द्वारा, वो फेल कर दिया जाता है और जितने महार जाति के लोग रहते हैं उनको यहाँ पर रोजगार दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है घनश्याम सिंह गुप्ता के द्वारा प्रमुख काम किया जाता है। और यहाँ पर जो खादी वस्तुओं के वितरक यानी जो बेचने के लिए जाते थे उसका नाम था केजूराम चंद्राकर, जो यहाँ पर बने जो चीजें होती थी उसकी वितरण करने जाते थे, बेचने जाते थे, केजूराम चंद्राकर। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है जहां धर्म परिवर्तन जो होने वाला था उसको रोका जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए कांग्रेसी मंत्रिमंडल के काल में। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बना 1938 रायपुर में, जो भारत का छत्तीसगढ़ का जो है पहला महाविद्यालय था। ठीक है, राजकुमार कॉलेज जो हम बोलते थे वो कॉलेज एक्चुअल में स्कूल था। ठीक है, तो ये पहला जो है कॉलेज जो खुला वो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय 1938 रायपुर में खुला। इसकी योजना इस तरीके से बनी कि 1937 में जो है 37 में महासमुंद से जो है जे योगानंदम जो रहते हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित जो है एक योजना लेकर आते हैं ठाकुर प्यारेलाल के पास, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल इस समय नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहते हैं और साथ ही साथ रायपुर के विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रहते हैं। तो यहाँ पर उनकी वो योजना लेके आते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पास, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है इस योजना पर विचार करते हैं। और इसके बाद 1937 में 1937 में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी बनाते हैं, और छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहते हैं और कोषाध्यक्ष बनाए जाते हैं दशरथ चौबे को। तो ये जो है छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी जो बनती है इसके द्वारा जो है 1938 में जो है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बनाया जाता है, और 13 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, तो 13 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ होता है, और छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी जो बनाई जाती है वो 1937 में बनाई जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, जिसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहते हैं और कोषाध्यक्ष दशरथ चौबे रहते हैं, यहाँ दशरथ दुबे रहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बन रहा है उसके जो प्रिंसिपल रहते हैं पहले वो जे योगानंदन ही बनाए जाते हैं। क्लियर है, तो दशरथ दुबे कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ये है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। अब हम यहाँ पर देखते हैं कांग्रेसी मंत्रिमंडल के कार्यकाल के दौरान डोंडी लोहरा किसान आंदोलन होता है। ठीक है, दुर्ग बालोद वाला क्षेत्र है, डोंडी लोहरा किसान आंदोलन होता है 1937 से चालू होकर 1939 तक चलता है। एक्चुअल में क्या होता है, डोंडी लोहरा के जमींदार जो रहते हैं उनका नाम रहता है लाल फतेह सिंह, और वहां के दीवान रहते हैं मनाराम पांडे। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो चरी व निस्तारी प्रथा के लिए आती है। चरी निस्तारी प्रथा क्या होती है कि जमींदार के द्वारा जो है अपने जो उसके क्षेत्र के किसान है उसको एक जमीन दी जाती थी, और उस जमीन में मुख्य रूप से पशुओं को चराने के लिए जमीन दी जाती थी। ठीक है, तो जो दीवान यहाँ पर चरी क्या हो गया, जो पशुओं को चराने के लिए जो जमीन दी जाती है वो होता है चरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो दीवान मनाराम पांडे रहते हैं वो किसानों को बिना बताए जो है उनका जो अधिकार उनको कई सालों से मिलता हुआ आ रहा था चरी का, उसको जो है जो चरी जमीन मिलती थी उसको हटा दिया, यानी चरी जमीन देने का अधिकार खत्म कर दिया, और जिनके जिनके पास चरी जमीन थी उनको वापस ले लिया। तो ये जो यहाँ पे चरी प्रथा जो खत्म की जा रही थी
दीवान मनाराम पांडे, उसके खिलाफ जो होता है डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसानों का जो है मुख्य रूप से किसान जो रहते हैं सब इकट्ठा होते हैं और इसकी सूचना जो है वो लाल फतेह सिंह जो कि जमींदार रहते हैं उनको देते हैं कि आप जो है दीवान के खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। लेकिन लाल फतेह सिंह दीवान के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। इसके बाद जो है 28 अगस्त 1937 को माली थोरी बाजार जो है, माली थोरी बाजार में किसानों की एक सभा होती है, एक सम्मेलन होता है और किसान यहाँ पर जो चरी प्रथा के जो अधिकार थे वो उसको पाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि ये हम जो है अपना अधिकार पाने के लिए एक आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की जिम्मेदारी जो है हम सौंपेंगे जो वहां के अधिवक्ता सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल है, हम उनको सौंपेंगे। तो फिर किसानों का यहाँ पे एक दल तैयार होता है जो ये प्रस्ताव लेकर, आंदोलन का प्रस्ताव लेकर जाता है और अपनी जो पूरी समस्या है वो लेकर समझाने जाते हैं वो सरयू प्रसाद अग्रवाल को। देखिए पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया था और आंसर सरयू प्रसाद अग्रवाल ही लिया था, वो महत्वपूर्ण है। सरयू प्रसाद अग्रवाल यहाँ पर हेड थे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जो हेड नहीं थे। अगर सरयू प्रसाद और नरसिंह प्रसाद दोनों ऑप्शन में आ रहा है, आपको सरयू प्रसाद अग्रवाल ही लेना है क्योंकि आगे चलकर ये भूख हड़ताल भी करते हैं। तो सरयू प्रसाद अग्रवाल और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और वो जो है किसान आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो जो किसानों का दल जाता है वो सरयू प्रसाद अग्रवाल के पास जाता है और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के पास। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन इस महत्वपूर्ण है नाम वो भी देख लेते हैं। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद और वासुदेव देशमुख। वासुदेव मारुति देशमुख पूरा नाम है, तो वासुदेव देशमुख, सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद और वासुदेव मारुति देशमुख इस आंदोलन के प्रमुख थे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आंदोलन को चालू कर देते हैं। ठीक है, तो आंदोलन जब चालू होता है तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होता है, जो मनाराम पांडे रहते हैं जो कि यहाँ के मुख्य रूप से दीवान रहते हैं, वो सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जितने आंदोलनकारी रहते हैं उनके खिलाफ केस कर देते हैं और ये केस जो है नागपुर हाईकोर्ट में जाता है और नागपुर हाईकोर्ट में जो सरयू प्रसाद अग्रवाल अपना केस स्वयं लड़ते रहते हैं, अधिवक्ता रहते हैं, तो ये नागपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन आता है उसके जो है वो आंदोलनकारियों के खिलाफ आता है और जो दीवान मनाराम पांडे रहते और सबको जो है कुछ कुछ सजा होती है, 6-6, 7-7 महीने की ऐसी सजा होती है। तो जो दीवान रहते हैं मनाराम पांडे, उसमें नागपुर हाईकोर्ट कुछ जुर्माने भी लगाए रहते हैं, वो जुर्माने इन लोग देने से मना कर देते हैं। तो जब ये जेल में रहते हैं तो दीवान मनाराम पांडे के द्वारा ये सभी आंदोलनकारियों की जितनी भी संपत्ति रहती है वो जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो जब सरयू प्रसाद अग्रवाल और बाकी आंदोलनकारी जेल से बाहर आते हैं तो ये पुनः आंदोलन प्रारंभ करते हैं क्योंकि इस समय कांग्रेसी मंत्रिमंडल रहता है। तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल के खिलाफ कांग्रेसी मंत्रिमंडल के ऊपर बहुत दबाव रहता है कि आप इस आंदोलन को शांत कराइए। तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल के जो मंत्री रहते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, वो सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और अन्य आंदोलनकारी तथा दीवान मनाराम पांडे को नागपुर बुलाते हैं ताकि इनके मध्य मध्यस्थता कराई जा सके। तो द्वारका प्रसाद मिश्र नागपुर बुलाते हैं सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और मनाराम पांडे को कि इनकी मध्यस्थता हो सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी मध्यस्थता नहीं हो पाती। तो सरयू प्रसाद अग्रवाल को द्वारका प्रसाद मिश्र बोलते हैं कि आप इस आंदोलन को खत्म कर दीजिए वरना आप इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तो सरयू प्रसाद अग्रवाल द्वारका प्रसाद मिश्र को बोल के आता, आपको जो करना आप कर लीजिए, हम तो जाकर आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर सरयू प्रसाद अग्रवाल जो है 3 मई 1939 को, 3 मई यानी नागपुर से लौटकर 3 मई 1939 को गुड़कट्टा नामक ग्राम में भूख हड़ताल प्रारंभ कर देते हैं सरयू प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, और यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं किस दीवान के विरुद्ध में। 5 मई 1939 को जो है कुसुम कसा ग्राम में एक आम सभा होती है किसानों की। ठीक है, 5 मई 1939 को कुसुम कसा ग्राम में काम सभा होती है किसानों की, जिसमें सरयू प्रसाद अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको पुनः जेल में डाल दिया जाता है और जो इतने भी आंदोलनकारी रहते हैं उनको पुनः जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका फिर से वापस केस चलता है रायपुर के। इस बार रायपुर के जो लोअर कोर्ट रहता है वहां पर इनका केस चलता है और रायपुर का लोअर कोर्ट में लगातार 3 से 4 महीने केस चलने के बाद जो है 13 अक्टूबर 1939 को सरयू प्रसाद अग्रवाल को 9 महीने की सजा सुनाई जाती है। सभी आंदोलनकारी को कुछ कुछ सजा मिलती है, तो यहाँ सरयू प्रसाद अग्रवाल को 13 अक्टूबर 1939 को 9 महीने की सजा मिलती है। इसके बाद क्या होता है, जो क्योंकि इस समय केंद्र वहां पे नागपुर के या मध्य प्रांत में कांग्रेसी मंत्रिमंडल रहता है, तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल इस सजा को माफ कर देता है।
ठीक है, यानी जो भी सजा मिलती है उस सजा को रद्द कर देता है, तो सरयू प्रसाद अग्रवाल वापस जेल से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही इनकी सजा माफ होती है तो क्योंकि आपने दुर्ग महासमुंद क्षेत्र से विश्वनाथ यादव तामस्कर चुनकर गए रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, चरी व निस्तारी विधेयक जो है वो मध्य प्रांत की विधानसभा में पेश करते हैं। और चरी व निस्तारी विधेयक के बाद जो है जो मुख्य रूप से किसको, किसानों को कितना अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए एक समिति बनाई जाती है, एच.बी. कामत समिति। ये एच.बी. कामत समिति जो रहती है अपनी रिपोर्ट पेश करती है 500 पेज की, और उसके बाद जो है जो चरी कानून है उसमें बदलाव करते हुए किसानों को चरी के लिए जमीन देना अलाउट हो जाता है, यानी चरी कानून में कुछ संशोधन हो जाता है। क्लियर है? तो ये है पूरा आपका जो हुआ था डोंडी लोहरा का किसान आंदोलन। क्लियर है? इसी बीच 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन होता है। पेपर में आया वो क्वेश्चन है। 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन होता है। सेवा दल के जो लोग रहते हैं मुख्य रूप से जो रियासत की जनता रहती है उसको प्रोत्साहित करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए और अपनी ही रियासत के जो जमींदार उनके खिलाफ बगावत करने के लिए। तो सेवा दल, खैरागढ़ में सेवा दल का गठन 1938, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाते पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजिद अली और सुखराम। ठीक है, सेवा दल के प्रमुख है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजिद अली और सुखराम। ठीक है, इसके बाद जो है इसी समय छुरिया छुई खदान में जंगल सत्याग्रह। छुरिया या छुई खदान एक ही राजनांदगांव के अंतर्गत आ रहा था, छुरिया या छुई खदान। वहां पे जंगल सत्याग्रह प्रारंभ होता है 1938-39 में। एक्चुअल में क्या होता है, 1938 में राजनांदगांव की सीमा पर एक अंजोरा ग्राम रहता है। राजनांदगांव रियासत की सीमा में अंजोरा ग्राम में कांग्रेसी कार्यालय खुलता है। ठीक है, यानी कांग्रेस का एक कार्यालय खुलता है। तो यहाँ पर जो जनता रहती है वो अपने अधिकारों के लिए काफी ज्यादा जागरूक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो किसान, यहाँ पे जो जितने भी व्यक्ति रहते थे, किसान रहते थे और आदिवासी रहते थे, वो क्या करते थे, जंगलों से वनोपज को लेकर आते थे और वहां पर जो है जंगल से लकड़ी काटने का भी काम करते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, उस रियासत के जो जमींदार थे वहां पर और जो दीवान थे उन्होंने क्या किया, ये आदिवासियों के वनोपज को लेने के अधिकार को जो है बंद कर दिया और जो मुख्य रूप से जो लकड़ी काटने का काम था वहां पर भी जो है उनके द्वारा बेगारी प्रथा चालू कर दी गई, यानी वो बिना वेतन के उन आदिवासियों को काम कराते थे। तो यहाँ पर उनके विरुद्ध जो है जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। ये जंगल सत्याग्रह 3 जनवरी 1939 को प्रारंभ होता है, लेकिन 1938-39 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर 1938 में कांग्रेसी कार्यालय खुलता है, तब से कुछ ना कुछ छोटे मोटे विद्रोह होते रहते हैं, इसलिए 1938-39 लिखा है। लेकिन एक्चुअल में जो छुई खदान जंगल सत्याग्रह चालू होता है वो 3 जनवरी 1939 को होता है। इसके नेतृत्व करता रहते हैं विद्या प्रसाद यादव, विशेश्वर प्रसाद और समारू बरई। फिर से बोल रहा हूं, विद्या प्रसाद यादव, विशेश्वर प्रसाद और समारू बरई इसके नेतृत्व करता रहते हैं। और इस समय एक और वानर सेना का गठन होता है छुई खदान में। उस वानर सेना के नेतृत्व करते हैं नंदूलाल चोटिया। नंदूलाल चोटिया इस वानर सेना के प्रमुख रहते हैं। तो ये आंदोलन जो है सत्याग्रह चलता ही रहता है। तो इसी के छुई खदान सत्याग्रह के या छुई खदान जगह के पास ही थोड़ी दूर में एक दूसरा गांव रहता है जिसका नाम रहता है बद्रा टोला। वो भी इस जंगल सत्याग्रह से प्रभावित होकर सेम मांग के लिए बद्रा टोला में भी जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है जनवरी 1939 में। और ये जो है इस जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व करते हैं ये भी राजनांदगांव के अंतर्गत ही है। इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं रामाधीन गोंड, जो कि उस समय केवल जो है 18 वर्ष के थे, रामाधीन गोंड। तो क्या होता है, 24 जनवरी 1939 को बद्रा टोला में पुलिस पहुंचती है और जो आंदोलनकारी आंदोलन करते रहते हैं उनको गिरफ्तार करने लगती है। तो वो पुलिस जो है केवल रामाधीन गोंड को गिरफ्तार करती क्योंकि वही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सत्याग्रह का। लेकिन जो वहां के लोग रहते हैं वो मांग करते हैं कि आप हम सबको गिरफ्तार कीजिए, ना केवल इनको कीजिए। तो पुलिस के द्वारा जो उनको लाठीचार्ज किया जाता है और फिर उसके द्वारा जो जनता रहती है वहां पर पुलिस के ऊपर पथराव करने लगती है। तब पुलिस गोली चालन करती है और उस गोली चालन में जो है रामाधीन गोंड जो है वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो रामाधीन गोंड जो है बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह के दौरान शहीद हो जाते हैं। और इस समय फिर ये सब सूचना जो है सत्याग्रह की जो बड़े नेता रहते हैं दुर्ग राजनांदगांव के उनको लगती है। तब वो वहां पर राजनांदगांव स्टेशन में पहुंचते और स्टेशन में पहुंचकर जो है मीटिंग करते हैं सभी लोगों की और उनको ये बोलते हैं कि ये जो सत्याग्रह चल रहा है हम इसकी सूचना गांधी जी को देंगे। जब तक गांधी जी का कोई आदेश प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप इस सत्याग्रह को स्थगित कर दीजिए। तो इस तरीके से बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह और छुई खदान जंगल सत्याग्रह जो है वो वहीं पर बंद हो जाता है गांधी जी के अगले आदेश तक। अगला हम देखते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन।
कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है वो होता है मार्च 1939 में। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश के जो जबलपुर के आसपास स्थित है। तो यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है मार्च 1939 में। यहाँ पर क्या होता है, इस अधिवेशन के समय जो है सुभाष चंद्र बोस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और गांधी जी जो है अपना एक कैंडिडेट भी खड़ा करते हैं चुनाव में। वो कैंडिडेट जो रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी जी का कैंडिडेट जो है इस चुनाव में हार जाता है और सुभाष चंद्र बोस जो है वो दोबारा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर गांधी जी जो है काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि उनका कैंडिडेट हार गया है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की तबीयत खराब थी, उनको बुखार था इस समय, तो इसी के लिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो मौलाना आजाद करते हैं, ना कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो मेन सुभाष चंद्र बोस मौजूद रहते हैं, लेकिन जो वहां अध्यक्षता करने का काम करते हैं वो मौलाना आजाद करते हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जैसे कि हमने हरिपुरा अधिवेशन में पढ़ा था, उनका रियासतों में बहुत ज्यादा प्रभाव था। सभी रियासत के जो प्रमुख थे वो जो है सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में थे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सरगुजा रियासत के राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है रामानुजशरण सिंहदेव। रामानुजशरण सिंहदेव जो है वो जो है सरगुजा रियासत के राजा रहते हैं। वो इस अधिवेशन के लिए 55 हाथियों का एक दल भेजते हैं। उस दल में जो है इस अधिवेशन के लिए जो भी चीजें लगनी थी, खाना, ठीक है, पानी की व्यवस्था, यहाँ तक कुर्सी बैठने की व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्था होनी थी सब जो है वो यहाँ पर ये हाथियों के दल के साथ रवाना करते हैं। और पूरा खर्चा जो है इस अधिवेशन का रामानुजशरण सिंहदेव उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 55 हाथियों का दल ये भेजते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं इस चुनाव को, तो इसके बाद जो ये 55 हाथियों का दल था, उसी में सुभाष चंद्र बोस के समर्थक क्या करते हैं, अपनी एक रैली निकालते हैं, विजय रैली। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की तबीयत खराब रहती है, तो इस विजय रैली में सुभाष चंद्र बोस की फोटो रखते हैं और फोटो रख के इस रैली को निकालते हैं, जिसको रैली को देखने के लिए कम से कम 10 से 20 हजार की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो इस अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में कौन कौन भाग लिया वो देख लेते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वामनराव लाखे, बैरिस्टर छेदीलाल रत्नाकर झा, रविशंकर शुक्ल। ये छत्तीसगढ़ से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वामनराव लाखे, छेदीलाल रत्नाकर झा और रविशंकर शुक्ल, इन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रामानुजशरण सिंहदेव वाला भी पूछा भी गया था पेपर में, जिसको आप याद रखिएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं राजकोट दिवस। राजकोट दिवस 6 मार्च 1939 को मनाया जाता है। एक्चुअल में जो राजकोट रियासत की जनता रहती है वो अपने ही रियासत के लोगों के, जमींदार के खिलाफ जो है या राजा के खिलाफ बगावत कर देती है। तो यहाँ पर क्योंकि वो चाहते थे वो भी स्वतंत्र रहे, हमारे ऊपर कोई एक व्यक्ति तानाशाह के रूप में ना रहे, हमको स्वायत्त शासन मिले, यानी हम अपने लिए जिस तरीके से खालसा क्षेत्र में शासन चला था वैसा शासन हो। तो ये अपने ही रियासत के जमींदार या राजा के खिलाफ जो है विद्रोह करते हैं। तो इस विद्रोह को बहुत ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनात्मक तरीके से दबाया जाता है। तो उसी के विरोध में राजकोट दिवस मनाया जाता है 6 मार्च 1939 को। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार और भाटापारा, रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा के आसपास के क्षेत्रों में सम्मेलन होते हैं। ठीक है। बंगाल राजबंदी दिवस, बंगाल राजबंदी दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई 1939 को। सेम प्रॉब्लम रहती है, बंगाल में जो भी सत्याग्रही रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसके विरोध में बंगाल राजबंदी दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई 1939 को, जहां पर रायपुर में सभा होती है जिसमें लगभग 3000 लोग इकट्ठा होते हैं। इसके बाद गांधी जयंती समारोह, गांधी जयंती समारोह होता है 2 अक्टूबर 1939 को। इसमें जो है बिलासपुर के कुंडा गांव में एक सभा बुलाई जाती है। इस सभा का नेतृत्व करता रहते हैं महावीर प्रसाद तिवारी। ठीक है, कुंडा गांव बिलासपुर में सभा होती है जिसके नेतृत्व करता रहते हैं, सभा को अध्यक्ष रहते हैं महावीर प्रसाद तिवारी। सेम चीज ऐसे ही गांधी जयंती के दिन पांडतराई जो है पंडरिया व कवर्धा क्षेत्र के बीच में पड़ता था। पांडतराई में भी गांधी जयंती समारोह के दिन सभा होती है जिसके नेतृत्व करता रहते हैं रामलाल नामदेव। ठीक है, तो गांधी जयंती समारोह में दो नाम, महावीर प्रसाद तिवारी जो है वो है बिलासपुर में और रामलाल नामदेव जो है पांडतराई में है। क्लियर है। अब क्या होता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। इसी बीच क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहता है और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है यहाँ पर कांग्रेस को बिना बताए जो है जो ब्रिटिश सरकार रहती है वो भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देती है, जिसका विरोध होता है। और उसके विरोध स्वरूप जो है कांग्रेस की एक मीटिंग वर्धा में बुलाई जाती है अक्टूबर में, और वहां पर यह निर्णय लिया जाता है कि जितने भी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है, हर प्रांतों की जो सरकार है वो इस्तीफा दे देगी।
इस निर्णय के विरोध में, युद्ध विरोधी जो निर्णय लिया है, मतलब युद्ध करना है भारत को, ये जो निर्णय लिया उसके विरोध में जो है कांग्रेस सरकार जहां भी प्रांतों में है सब जगह इस्तीफा दे देगी, जितने भी मंत्रिमंडल बने सब इस्तीफा दे देंगे। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में इस्तीफा दे देता है मध्य प्रांत का 8 नवंबर 1939 को। 8 नवंबर 1939 को पंडित रविशंकर शुक्ला और उनका मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और 10 नवंबर 1939 को जो राज्यपाल रहता है यानी गवर्नर जो रहता है मध्य प्रांत का, उस इस्तीफे को स्वीकार करके मध्य प्रांत के जो विधानसभा रहती है उसको भंग कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर पंडित रविशंकर शुक्ला वापस आते हैं और 12 नवंबर 1939 को युद्ध विरोधी दिवस मनाते हैं। रायपुर में, मुख्य रूप से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, 3 जगह युद्ध विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट डेट है कि पंडित रविशंकर शुक्ला ने इस्तीफा कब दिया था? 8 नवंबर 1939 को। गवर्नर स्वीकार कब किया? 10 नवंबर 1939 को। और युद्ध विरोधी दिवस 12 नवंबर 1939 को मनाया गया। ठीक है, इसी जो युद्ध में शामिल कर लिया ब्रिटेन ने भारत को, उसी के विरोध में। तो यहां तक का हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम कल जब आएंगे तब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह वाले पार्ट को कंप्लीट करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।